लेकिन शुरुआत सबकी जीरो से ही होती है। मेरी शुरुआत पता है कैसे हुई थी? एक दिन में एक, मात्र दो, क्योंकि मुझे यही पैसेज करने में टाइम लग जाता था। ये आपका फॉर्मूला बुक में पहला पन्ना होना चाहिए। अब आप मेरी फॉर्मूला बुक में एक और चीज़ गौर करोगे, 8% को जब हम 3 साल के लिए लगाते हैं तो उसका परसेंटेज क्या होता है? 25.9712, 26% निकाल लो और फिर 0.03% निकाल के माइनस कर लो। जिसने 500 क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रैक्टिस कर रखी है उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं हो कि अगर हम फुल में से फुल स्कोर करें तो मेरे हिसाब से आपको दे दिया गया। अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इससे बेटर आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला बुक की सूद मुझे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आई है। अब मैं पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करने बैठती नहीं, तो मैंने क्या किया था ना, हर एक लिया है। तो मैं उन क्वेश्चंस को भी देखती हूँ कि मेरे में इसमें टाइम ज़्यादा लगा क्यों, मैं क्या सोचने बैठ गई थी। पर्टिकुलर एग्जाम है एसएससी आपका या फिर जो एडिक्यूटी पूछना स्टार्ट करिए, किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है। सो हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल 2026 के लिए कोई स्ट्रैटेजी, मिस्टेक वीडियो या फिर सोर्स की वीडियो। तो सब कुछ मैं इसी एक वीडियो में लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलने वाली है वो ये कि 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो वो आपको सब्जेक्ट वाइज करने ही करने हैं, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कंप्लीट वीडियो थोड़ी सी रिपीटर ओरिएंटेड होने वाली है, बट जो न्यू है इस फील्ड में वो भी ज़रूर देखे, क्योंकि मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो आपको सब्जेक्ट वाइज डेफिनेटली करनी है। मैंने प्रॉपर अपना पेपर पेन मेथड से इसको बताने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं पेपर पेन मेथड से बताती हूँ तब आप लोग चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो कंपैरिजन टू फेस वीडियो। तो दैट्स वाई ये कंप्लीट पेपर पेन वीडियो है। सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। हम वीडियो की तरफ चलते हैं, बट पूरी वीडियो देखना, पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, और जो ये वीडियो पूरी देखेगा उसको जो फ़र्क लगने वाला है ना, उसको जो समझ आएगा कि आज से पहले हम क्या कर रहे थे। क्योंकि ये चीज़ मैंने काफ़ी अपना टाइम वेस्ट करने के बाद रियलाइज़ करी है कि ये चीज़ें तो हमें स्टार्टिंग से ही कर लेनी चाहिए। तो वो सब मैं आपके साथ इस पूरी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले मैथ्स, देन इंग्लिश, देन आपका रीजनिंग एंड जीके यानी सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को लेके चलूँगी। वीडियो को पूरी देखना, चाहे तो 2x पे देख लो, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो पर्सनली मैंने फॉलो करी है। टाइम रहते मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, ये चीज़ें मुझे स्टार्टिंग से ही कर लेनी चाहिए थी जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी, या फिर जब मैंने 2025 की प्रिपरेशन प्रॉपरली स्टार्ट करी तब। तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से डिटेल में बताया मैंने, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। एंड वीडियो खत्म होने के बाद डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, एक्चुअल प्रॉब्लम तो यही थी जिस रीज़न से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मार्क्स जो कम हो रहे थे वो इन्हीं रीज़न से हो रहे थे। तो बिल्कुल वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बुक, कॉन्सेप्ट बुक या फिर शॉर्ट नोट कॉपी कह लो, जो कि मैंने आप लोगों के साथ कई बार अपने स्टडी व्लॉग्स में शेयर करा है। ये इतनी इफेक्टिव चीज़ हो गई है मेरे लिए कि सपोज मैंने पूरे महीने, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, पूरे साल तो नहीं, चलो पूरे महीने कुछ नहीं पढ़ा है, एंड मान लो मेरा 2 दिन बाद कोई एग्जाम आ जाता है, मैं सिर्फ इसको रिविजन करके अपना मैथ्स का पेपर करके आ सकती हूँ, और वो भी अच्छी तरीके से फुल कॉन्फिडेंट के साथ, क्योंकि इसमें मैंने अपना पूरा कहते हैं नोट्स बना रखे। और ये इतने शॉर्ट होते हैं, कम से कम 50-60 पेज का आप आराम से आधे दिन में कंप्लीट कर सकते हो। और आपने बार बार यानी इनको वीकली, डेली अगर रिविजन कर रखा है तो आप लिए बहुत ईजी होता है कि चलो एक बार पलट के देख लेते हैं, और चीज़ें भी आपको काफ़ी हद तक याद रहती है। ठीक है, क्योंकि अब देखो इसको बनाना कैसे, पहले तो मैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगी शॉर्ट में। इसके अलावा इसके क्या फ़ायदे ये भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। कभी भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, जब आप मॉक देते हो, आप गौर करना, कई बार कॉन्सेप्ट की वजह से, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से, या तो आप वहाँ पे सिली कर देते हो, या तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो, या तो फिर आप उसको कर ही नहीं पाते हो। एंड ये 3 चीज़ों से बचने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर आपके पास फॉर्मूला बुक होगी तो आप ईजिली कर सकते हो। अब ये है क्या, तो आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने बना रखा है फॉर्मूला बुक। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहला जिस दिन ये आपको फॉर्मूला बुक अगर आपने आज ही स्टार्ट करने का सोचा, तो आप सबसे पहला जो काम करोगे ना वो ये करोगे कि उस कॉपी में आपको लिख देना है स्क्वायर, आपको सारे क्यूब्स लिख देने हैं। आपको परसेंटेज टेबल नहीं पता तो ये मैंने भेज रखा है, ये परसेंटेज टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज टेबल है, ये आपको रट्टा होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपकी उसमें होनी चाहिए। आपको टेबल लिखना चाहो तो टेबल लिख लो, और मेरे हिसाब से अभी जिस हिसाब से चल रहा है पेपर किसी भी तरह का बन जाता है, और आप चाहते हो कि अगर हम फुल में से फुल स्कोर करें तो मेरे हिसाब से आपको टेबल एटलीस्ट 40 तक, मैं तो कहूँगी 50 तक याद होने चाहिए। मेरे को अभी 35 तक टेबल याद है, और मैं इसको 50 तक ले जाऊँगी इस बार मेंस एग्जाम के लिए। बट अगर आप प्री दे रहे हो तो 35 तक लेके जाओ। अब बहुत लोग यहाँ पे ज्ञान बांटने आएंगे, लेकिन देखो
25 तक तो आप याद करते ही हो ना। 10 एक्स्ट्रा टेबल याद करने में बुरा क्या है ये सोचो ना, ज़्यादा चीज़ें करना है ये अच्छी चीज़ ना, तो टेबल अच्छे से याद करके जाओ ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। और आपको पता है टेबल याद रहेंगे ना तो आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हो। सपोज आपको मान लो कि 52 इंटू आपको दे दिया गया है, मान लो 900 दे दिया गया। अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इससे बेटर आप क्या कर सकते हो, इससे बेटर आप क्या कर सकते हो, आपको 26 का टेबल याद है तो 9 दूनी 18 कर लो, आप तुरंत इसको पढ़ लोगे। यहाँ पे मैंने इजी नंबर लिया, मैं टफ नंबर की भी बात कर रही हूँ, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। आप 9 दूनी 18 सो इसको कर लोगे और यहाँ पे इसको 26 और 26 का टेबल आपको याद है तो आप कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को लिख सकोगे। तो मैं इसलिए ये चीज़ आपको करने को कह रही हूँ। टेबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, टाइम रहते आपको समझ आएगी चीज़ें। तो इसको आप अगर डेली का आप 30 मिनट्स भी दे दो इन चीज़ों को तो कोई बुरी बात नहीं है। समय के साथ आपकी टाइम कम ही हो जाएगा और आपको रट जाएगी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो परसेंटेज है। अगर आप स्क्वायर की बात करोगे तो मैं आपको स्क्वायर कहूँगी 50 तक लर्न करने के लिए। मेरे को याद है यहाँ तक अच्छे से, मेरे को 40 तक याद है लेकिन 50 तक अभी मैं करूँगी इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये लर्न कर लो 50 तक। क्यूब के लिए मैं ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करती, क्यूब के लिए आप केवल 25 तक याद कर लो, ठीक है। क्योंकि कई बार ना जब आप CI SI के क्वेश्चंस करते हो ना तो वहाँ पे आपको क्यूब देखने को मिलता है 23 का, आपको 24 का, ज़्यादातर 25 का दिख जाता है। तो आप ये चीज़ें याद रखोगे ना, 4 नंबर है इजीली याद हो जाएंगे, है ना। 21 22 23 24 25 का तो बहुत ईजी है। तो आप ये थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बुक में पहला पन्ना होना चाहिए। अब आप मेरी फॉर्मूला बुक में एक और चीज़ गौर करोगे कि मैंने जो यहाँ पे बना रखा है ना वो आप देखोगे शीट वाइज है, लाइक चैप्टर वाइज की शीट फाड़ फाड़ के बनाई है। बहुत लोग मुझे कहते हैं इसने पूरी कॉपी फाड़ ली है। उसका रीज़न पता क्या था, क्योंकि फॉर्मूला बुक की सूद मुझे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आई है। अब मैं पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करने बैठती नहीं, तो मैंने क्या किया था ना, हर एक 10-10 पन्ने फाड़ फाड़ के स्टेपल करके रख लिए, ये इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के लिए, उस चैप्टर के लिए। और जैसे जैसे मुझे कॉन्सेप्ट मिलते जाते हैं, जब भी मैं रिवाइज करती थी तो उनमें मैं लिखती चली जाती थी। 1-2 पेज एक्स्ट्रा उनमें होता था, कभी कोई मैंने सेक्शनल मॉक दिया, कुछ दिया एक्स्ट्रा मिल गया तो उनमें मैं ऐड करती जाती हूँ। तो ये एग्जाम्पल है, इसको जरूर से जरूर बनाओ। ये लास्ट मोमेंट रिविजन पे इवन कभी भी आप इसको वीकली डेली रिविजन कर सकते हो। डेली के लिए तो मैं डेली प्रेफर नहीं करती हूँ, और जब मैं इसको डेली प्रीफर करती भी हूँ तो मेरा ऐसा रहता है कि डेली या तो चैप्टर वाइज कर लेंगे या फिर शीट वाइज। जैसे मेरा जो है वो शायद जितना मुझे याद है शायद 75 टू कुछ 80 ऐसे पेजेस का है, तो मैं पर डे इसमें से 5 या 10 पेजेस कर लेती हूँ, तो वो मेरा कंप्लीटली यहाँ से रिविजन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, ये मस्ट से मस्ट करो। आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है आप कमेंट में आके बताओगे, बहुत लोगों ने इसको किया है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही हवा में सजेशन नहीं दे रही हूँ, मैं पिछले 1 साल से इसको फॉलो कर रही हूँ एंड मेरे को बेनिफिट मिला है। लास्ट मोमेंट रिविजन में जो ये काम आता है वो कुछ भी काम नहीं आता। सेकेंड चीज़, अब जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और सिलेबस कंप्लीटिशन के साथ आपने फॉर्मूला बुक, कॉन्सेप्ट बुक बना ली है, या फिर जो रिपीटर है उन्होंने रिवीजन करना स्टार्ट किया, उन्होंने फॉर्मूला बुक, कॉन्सेप्ट बुक बना ली है, तो नेक्स्ट जो आपको काम करना है वो करना है आपको मिक्स प्रैक्टिस या तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। अब दोनों आपका पैरेलली होगा। कैसे होगा देखो, सबसे पहले आप मॉक दोगे, चाहे तो सेक्शनल मॉक दे दो चाहे तो फुल मॉक दे दो, आपका मन है। मैथ्स के लिए मैं सेक्शनल प्रेफर करवाती हूँ, फुल तो आप देते ही हो। अब क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं या जिनमें आपने सिली करी, जिनके आपके कॉन्सेप्ट याद नहीं थे, मतलब इन शॉर्ट आपके उसमें मार्क्स कम आए हैं। और कई बार ना ये भी चीज़ देखनी होती है, मैं स्टार्टिंग में नहीं देखती थी, अब कहते हैं टाइम रहते हैं आपको नॉलेज होती है चीज़ों की। तो अब क्या होता है जब हम मॉक देते हैं ना तो बेसिकली टेक्स्ट बुक पे ना ऐसे आपको एवरेज टाइमिंग दिखता है कि एवरेज लोगों ने इतना लिया लेकिन आपने एवरेज से ज़्यादा टाइम लिया है। तो मैं उन क्वेश्चंस को भी देखती हूँ कि मेरे में इसमें टाइम ज़्यादा लगा क्यों, मैं क्या सोचने बैठ गई थी। कई बार वो रीज़न होता है कैलकुलेशन में 2 बार करना पड़ता है, कई बार मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं आते और कई बार मैं बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस ले लेती हूँ जो कि ईजिली भी हो सकता था। तो ये चीज़ें मुझे समझनी पड़ेगी। फिर मैं वहाँ पर चैप्टर नोट डाउन कर लूँगी, रीज़न भी नोट डाउन कर लूँगी कि हाँ इस रीज़न से मेरे को टाइम ज़्यादा लगा या इस रीज़न से गलत हुआ या इस रीज़न से मैं उसमें सिली कर बैठी। अब वहाँ पे मेरा डिसीजन होगा कि मुझे इस चैप्टर को पूरा रिवीजन करने की ज़रूरत है या फिर ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है सिर्फ इसमें डाउट है। जैसे कि सपोज SICI में आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया, आपका इंस्टॉलमेंट गलत चला गया, इट मीन्स आपको पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सिर्फ इंस्टॉलमेंट का समझना है। और मेरे अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट में से आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल अपने नोट्स कॉपी में लिख दोगे, डेट सेट, आप उसी को बार बार देख सकते हैं क्योंकि इंस्टॉलमेंट का ज़्यादातर क्वेश्चन जो CI में होता है या फिर SI में भी होता है वो एक पैटर्न बेस्ड है, वो उसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जैसे टाइम एंड वर्क आ गया, उसके क्वेश्चंस आपके बार बार गलत होते हैं, आपको लगा नहीं यार इस चैप्टर को तो मुझे पूरा रिवीजन करने की जरूरत है, तो उस चैप्टर को आप पूरा का पूरा रिवीजन करोगे, यानी इस चैप्टर के लिए आप चैप्टर वाइज रिवीजन करोगे। फिर आप उसके लिए अपने आप मतलब पहले से ना ज़्यादा प्लान बना के मत रखना, आप उस चैप्टर के लिए बोलोगे ठीक है मैं 5 से 6 दिन में इस चैप्टर को रिवाइज कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें मुझे कॉन्सेप्ट देखना है या वो करना है वो मैं रिवाइज कर लूंगा। किसी चैप्टर में आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट गलत है तो उसका आप सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन कर सकते हो, आप वही टॉपिक उठा लोगे और वही सिर्फ रिवीजन कर लोगे, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस के लिए अगर आप मान लो चैप्टर वाइज नहीं कर रहे हो, मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मिक्स प्रैक्टिस का आपका डेली टारगेट 50 क्वेश्चन होना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि ये चीज़ मेरी पर्सनल ऑब्जर्व की हुई है। आप लोग भी ऑब्जर्व एक बार मेरे कहने पे ध्यान से इस चीज़ को अपने मॉक में अप्लाई करके देखना। जिस मॉक में आपका मैथ्स ईजी होगा या जिसका मैथ्स का लेवल अच्छा है वो कंप्लीट पेपर अच्छा कर लेता है।
तभी मैथ्स कहते हैं, मैथ्स के टीचर लड़ते हैं जो भी करते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये है चीज़, क्योंकि मैथ्स का पेपर में जहाँ आपका अच्छा है, मैथ्स मान लो टफ आ गया, लेकिन जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा है उसने एज ले ली, बाकी बच्चों को 30-35 मिनट लग रहे, कैलकुलेटिव आ गया, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, लेकिन जिसके मैथ्स अच्छी है उसने इस चीज़ को 25 मिनट में कंप्लीट कर लिया, उसको 10 मिनट का एज मिल रहा है, वो बाकी चैप्टर में क्यों नहीं देगा फिर 10 मिनट। और जैसा मैंने बताया, इंग्लिश और जीके आजकल इस लेवल की आ रही है ना कि आप उधर बैठ के भी अगर दिमाग लगाओ तो आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। लेवल यानी लेवल अप हुआ है, लेकिन वहाँ पे आपकी एक्चुअल टेस्ट हो रहा है, वो रटाफिकेशन वाला पेपर नहीं आ रहा। अब कैसा आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट चेकिंग हो रही है, तो कॉन्सेप्ट चेक में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन 2-3 बार, तब आपको समझ आएगा हाँ इसका ये हो सकता है, तो उसमें आपको टाइम देना, और वो टाइम आप यहीं से बचा सकते हो। तो मैथ्स अच्छा इक्वल्स टू कंप्लीट पेपर अच्छा, ये चीज़ गौर करना, ये मैंने पर्सनली गौर करी, इसलिए मैं अपने मैथ्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, और जब से देना स्टार्ट कर रही हूँ आप देखोगे पेपर अच्छे जाते हैं, मेरे मॉक में स्कोर इंप्रूव हो रहे हैं, वो आप देखोगे। तो मैं इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती हूँ, क्योंकि अगर मेरा ये अच्छा जाता है तो मेरा रीजनिंग अच्छा जाता है, क्योंकि मैं उसमें टाइम दे पाती हूँ। रीजनिंग एक्चुअली टाइम का फंडा ही है, क्योंकि रीजनिंग हमें आता तो सबको है, लेकिन हमें टाइम लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और वो टाइम हम लगाएंगे कहाँ से, यहाँ से। जीके का मैंने एक फंडा बताया, बार बार क्वेश्चन पढ़ो, बार बार ऑप्शन पढ़ो, आपको खुद ही कुछ टाइम बाद लगेगा हाँ इसका ये आंसर हो सकता है। तो पेपर में ये चीज़ें कब आएगी, जब आप टाइम बचाओगे, तो इसलिए मैथ्स में टाइम बचाओ। अब ये प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें कहाँ से, अगर आपका सोर्स फिक्स है तो कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की, लेकिन अभी आप लोग कन्फ्यूज़ है, पेपर पास है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक सजेस्ट कर सकती हूँ, मैं फीचर्स भी आपको सारे बता रही हूँ, मैं आपको पूरी बुक का PDF दिखा रही हूँ, आपकी चॉइस है कि आपको अच्छी लगे तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि इस बुक में जो फीचर्स है वो ये है कि पूरा सिलेबस एक तो कंप्लीट है, प्लस में ये चैप्टर वाइज होने के साथ साथ टॉपिक वाइज भी है। तो जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है या फिर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रिवाइज करने, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पे आप कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, जिससे ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। आपको लग रहा है नहीं मुझे पूरा चैप्टर रिविजन करने की जरूरत है, तो आप देख लो इसमें इतने टॉपिक दे रखे हैं। ऐसा होता है ना कि हमें हर टॉपिक रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप देख लोगे कि इसमें ये टॉपिक दे रखे हैं, अच्छा मुझे ये वाला टॉपिक रिविजन करने की जरूरत है, तो ठीक है मैं ये वाले और ये वाले करूँगा, ये तो मेरे लिए ईजी, मैं ये नहीं करूँगा। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है, जब आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिवाइड होता है चीज़ें, आपको कम टाइम में आप मैक्सिमम चीज़ें निकाल सकते हो अपने उसमें से, ठीक है। तो ये आपको इसीलिए इस चीज़ में ये बुक आपकी हेल्प करेगी। इसके सोल्यूशन काफ़ी सटीक है, एग्जाम अप्रोच है, और एरर फ्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर फ्री बुक है, क्योंकि एरर की वजह से मेरा बहुत सारा टाइम एक्चुअली वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का एज आपको इस बुक में मिल जाएगा। मैं ये जो बुक्स है, मैं सारी ही बुक्स है, 4 बुक है इनकी सब्जेक्ट वाइज, इन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप एक बार चेक कर सकते हो इस बुक को अच्छे से जाके। आगे हम चलते थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते, डेट इज कैलकुलेशन। इसको मैं भी बहुत इग्नोर करी, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी बहुत ज़्यादा सटीक हो गई हूँ मैं चीज़ों को लेके, मुझे बहुत ज़्यादा पता रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और ये ना टाइम रहते आता है, लेकिन टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। अगर मेरे तरह आप लोग भी मान लो 2.5 साल 3 साल दे रहे हो, तो फिर क्या ही फ़र्क रहा मेरे और फिर मतलब मेरे सजेशंस देने का, या फिर मेरे यहाँ पे चैनल खोलने का क्या मतलब रहा। तो इसलिए मैं आपको एक जेन्युइन सजेशन देने जा रही हूँ, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो भाई, करो, ठीक है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको पेपर में, कैलकुलेशन में आपका कॉन्फिडेंट ऊपर रहेगा। तो अगर क्वेश्चन बड़े भी आ जाएंगे ना, तो आपको उसमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि देखो बड़ा क्वेश्चन का भी डर क्यों लगता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। कॉन्सेप्ट तो फिर भी 2 पल के लिए हम कर ले, कैलकुलेशन मान लो मेरे को ना जैसे 3 नंबर का मल्टीपल दे देते हैं, 4 2 3 4, CISA में जरूर आता है। और इसमें एक और चीज आपको बताई देती हूँ, 8% को जब हम 3 साल के लिए लगाते हैं तो उसका परसेंटेज क्या होता है, 25.9712 होता है, गेस यही होता है, हाँ ठीक है, 3 साल के लिए। अब इसको जिंदगी भर के लिए याद रख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट CI का ये है, ये बार बार क्वेश्चन में आता है। और देखो मुझे रट गया कैसे, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करिए बार बार। मेरी जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बुक है ना, इसमें यही ऐसी ही चीजें मैंने लिख के रखी हुई है, ऐसी ही चीजें लिख दी मैंने कि जो बार बार आ रहे हैं एग्जाम, मुझे दिख गया 2-3 बार आ रहा है ये चीज, मैं लिख लेती हूँ तुरंत, और उसमें जब भी मैं रिवीजन करती हूँ ना, बार बार मेरी नजर उधर पड़ती रहती है, तो मुझे ये चीज याद हो गई है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसको मान लो कि मुझे कोई ये मेरा ये प्रिंसिपल अमाउंट और बोला कि इतना मैंने ऐसे लगा दे, बताओ कितना होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब बहुत लोग यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि कैलकुलेशन में मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ गया है ना। हाँ मैं मान रही हूँ इसको मल्टीप्लाई करने के, मेरा पास मुझे और भी तरीके हैं। क्या तरीका है कि आप 26% निकाल लो और फिर 0.03% निकाल के माइनस कर लो, लेकिन ये सब मुझे एग्जाम में ध्यान नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगी। आप यूनिट डिजिट फलान डिजिट सब लगा के देखो, आपको टाइम उतना ही लगेगा जितने देर आप बैठ के सोचोगे। मैं तो सबसे प्रेफर यही कर लेती हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। क्यों कर लेती हूँ, क्यों आंसर आ जाते हैं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ गया। नो यहाँ पे 30 सेकंड शायद एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट मेरा आंसर
आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। और बड़े क्वेश्चन में अब डर नहीं लगेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, डेली करो, चाहे 10 मिनट 15 मिनट दो। और जो पहला शीट मैंने बताया ए स्क्वायर ए क्यू परसेंटेज का, ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। और इस फॉर्मूला बुक के लिए भी टाइम निकालो। ये 3 चीज़ आपको डेली करनी है, इसके अलावा कुछ भी मत करो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ज़्यादा भी दिन नहीं, गारंटी दे रही हूँ। आप सिर्फ इसको 15 से 20 दिन करके देखो, आपको अपने मार्क्स में हाइक दिखेगा, पक्का हाइक दिखेगा, 5 से 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ये पूरा मैथ्स के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। अगर नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा देखो, लेकिन ध्यान से चीज़ों को नोट डाउन करके आज से करना स्टार्ट कर दो। एकदम समझो, बिलीव करो मेरे पे, और 15 दिन बस रुक जाओ। 15 दिन बाद अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखी तो बताना, मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह रही हूँ, ये होगा, मतलब होगा। ये 3 चीज़ बस आपको करनी है, ठीक है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस के साथ आप फॉर्मूला बुक बनाओ, कैलकुलेशन प्रैक्टिस आज से स्टार्ट रखो, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस डे 1 से, जिस दिन से आपने पढ़ना स्टार्ट किया उस दिन से होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले कॉन्सेप्ट कर लेता हूँ बाद में प्रैक्टिस करूंगा, ऐसे काम नहीं होता। तीनों चीज़ साथ में होगी तभी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा सेक्शनल मॉक वगैरह तो आपको देने ही है, वो बताने की अब जरूरत ही नहीं है, सबको पता है मॉक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब इंग्लिश की तरफ। देखो इंग्लिश में ना 3 ही चीज़ें हम सबको पता है, ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग। अब होता क्या है ना, जो नया नया बच्चा आया रहता है ना एसएससी या किसी भी फील्ड में, उसको ना ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ग्रामर बड़ा है, ग्रामर को बहुत ज़्यादा तबुच्चा दे देते हैं, इसी के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप मेरे से आज की डेट में पूछोगे, रीडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी मत करो, ये दोनों में मत करो, आप डेली बस रीडिंग कर लो। आई कैन गारंटी आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है ना, रीडिंग से आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक सही हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको रीडिंग पता रहता है, आप रीड करते ही सेंटेंस में पहचान जाओगे, नहीं यार इसमें ये तो मैंने पढ़ा नहीं है कभी, ये तो होगा नहीं। तो आप इंट्यूशन से ही ये चीज़ें सही करने लगते हो। वोकैबुलरी में आप कैसे करते हो, रीडिंग करते हो आपको हर चीज़ का मतलब थोड़े पता रहता है, आप गेस करते हो, और वो गेसिंग पावर, वो आपकी तुक्का लगाने वाली पावर इतनी इंप्रूव हो जाती है कि आप उसको वोकैबुलरी में भी लगा देते हो। तो रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम एग्जाम में तुक्का लगा के नहीं आ सकते, क्योंकि कई जगह एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए आपको ग्रामर वोकैबुलरी दोनों को भी पढ़ना है। अब जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो इन तीनों को बैठ के 1 बाय 1 करेंगे। पहले ग्रामर का पूरा कर लो, फिर वोकैब और रीडिंग को पैरेलली करना, ग्रामर को कभी कभी रिविजन करते रहना। जैसे कि ग्रामर में सबसे पहले आप सिलेबस करोगे, नोट्स कंप्लीट करोगे, रिविजन करोगे। जिनका कंप्लीट हो गया है वो नोट्स और रिविजन को मस्ट रखो। ग्रामर अच्छे से क्लियर रहता है तो आपकी रीडिंग भी इंप्रूव होती है, आपको रीडिंग करने में मजा आता है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ आ रही है। लेकिन जब आपको समझ ही नहीं आएगा तो आपको रीडिंग करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, स्टिल उनको ऐसा लगता है कि नोट्स बोरिंग लग रहे हैं, या समझ नहीं, यार नोट्स बनाया ही नहीं है, या फिर रिवीजन करने का मन नहीं है, उनके लिए बस एक छोटू सा सजेशन है, 60 रूल या तो 120 रूल जैसी चीज़ें पड़ी हुई है, इनको जाके रिवीजन कर लो, ठीक है। इनको एक बार देख लो, इनके शॉर्ट नोट्स बना लो। आपको स्क्रीन पे मेरा शॉर्ट नोट्स दिख रहा होगा, मैंने ऐसे ही बना लिया, ये सिर्फ 1 पेज का, मात्र 1 पेज का। एग्जाम से 1 दिन पहले मैं इसको बस देख के चली जाती हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा नहीं था 1 घंटे में रिविजन हो जाता था, मैंने इसको रिवीजन करने में टाइम लगाया, लेकिन आज की डेट में मैं इसको एग्जाम से पहले बस देख के, एग्जाम मतलब सेंटर में जाने से पहले 10 मिनट पहले मैं इसको देख लूंगी तो भी मेरा रिवीजन हो गया, ग्रामर पूरा कंप्लीट। ऐसी चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए कि एग्जाम से 10 मिनट पहले भी आप करो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 60 रूल और 120 रूल आपको अच्छे से इसको कर लेना है। अब बहुत लोग का रहता है कि डायरेक्ट इस चीज़ को करने चले जाते हो, ठीक है। मेरा सजेशन है पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट करो, देन डायरेक्ट इस चीज़ पर कूदना, क्योंकि देखो डायरेक्ट ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी स्कूल टाइम में ग्रामर अच्छी थी। डायरेक्ट ये चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि पहला ही रूल मैम बताएंगी, अब तुम्हें कंफ्यूजन है नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तुम तो चीजें समझ ही नहीं पाओगे ना। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, क्योंकि इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे। बाकी मैंने पेड का मुझे नहीं पता, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहीं से कर लेना। तो पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट करो, जिसका चैप्टर वाइज कंप्लीट है या फिर स्कूल टाइम में लगता है हाँ मेरा क्लियर था, मतलब बेसिक मुझे ग्रामर की नॉलेज थी, देन डायरेक्ट इसलिए जाओ और इसको ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के डायरेक्टली रिविजन करो, कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर देखने की, ठीक है। ग्रामर इनडायरेक्टली आपकी बहुत हेल्प करता है, मैंने बता दिया। अब आजकल ग्रामर में ना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, एक आपका एक्टिव पैसिव, दूसरा आपका नरेशन। इसका लेवल भी अप कर दिया गया है, आपका ऐसे डायरेक्ट रट्टा वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि अभी जो स्टेनो का हुआ था, क्योंकि किसी का ना आंसर की रिलीज नहीं होने दी, किसी भी टीचर ने कराया नहीं है, ठीक है। स्टेनो का ना आपका जो पीएसपी सर है परमार एसएससी पे, इन्होंने इस चीज़ को करवा रखा है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से कर लीजिएगा वहाँ से रिवीजन, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव आपको कर लेना है। अब ये आपको चैप्टर वाइज, जिसको लेक्चर वगैरह पसंद है वो लेक्चर से देख लो। बहुत लोग होते हैं जिनको नोट्स चाहिए होते हैं, लेक्चर वगैरह देखना नहीं पसंद होता, उनके लिए मैं यहाँ पे बुक सजेस्ट कर दे रही हूँ, यही अग्रवाल की एग्जाम कार्ड बुक। ये कंप्लीट पैकेज है आपके इंग्लिश का, इसमें सब कुछ है, सब कुछ। आप खुद इसका इंडेक्स देखो, इसमें ग्रामर है, इसमें वोकैब है, इसमें आपके रीडिंग के पोर्शन है, इसमें आपके क्लोज टेस्ट, PQRS रीडिंग सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आपको ज़्यादा इधर
भटकने की जरूरत नहीं, एक बुक में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें से ग्रामर में चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप हाईलाइट कर लेना पॉइंट, जो जो आपको रिवीजन करने की जरूरत है, आपको लगता है वो कर लेना, जो आपको ऑलरेडी पता है उसको छोड़ो मत करो, क्योंकि आपको अगर बचपन से वो चीज़ याद है तो आप कभी उसको लाइफ में भूलोगे ही नहीं, मरते दम तक याद रहेगा, ठीक है। तो अब जिनको नहीं पता था वो रूल अपना लर्न कर लेना। उसके बाद 60 रूल और 120 रूल करके डेली तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन वीकली मंथली इसको रिवीजन करते रहना है। जब भी मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं डेली मंथली फिक्स नहीं रखती, मैंने मॉक वॉक दिया, इसमें लग रहा नहीं ग्रामर के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा गलत हो रहे हैं, मुझे लगता है रिवीजन की जरूरत है, तो मैं एक बार इनको पलट के देख लेती हूँ। नेक्स्ट आता है वोकैबलरी पे। जो वोकैबलरी बिल्कुल शुरू कर रहा है या फिर वोकैबलरी से परेशान है, मैं थी एक टाइम पे, आज भी हूँ, ऐसा नहीं है मेरे वोकैबलरी ठीक हो गई, क्योंकि जिसकी जो कमजोरी है वो कमजोरी रहेगी, लेकिन यस अब थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है, अब थोड़ा सा गेसिंग पावर मेरी अच्छी हो गई है। वो कैसे हुई है? रूट वर्ड मस्ट है, जो सबको पता होनी चाहिए, प्लस में नोट्स, आपके नोट्स बने होने चाहिए रूट वर्ड के, या फिर पीडीएफ वगैरह आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए कि आप लास्ट मोमेंट पे रूट वर्ड भी रिवीजन करके चले जाओ, बस आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। रटना, बुक से रटना पड़ेगा। वोकैबलरी देखो रीडिंग से भी होती है, बैंक वाले बच्चे कभी वोकैबलरी मेरे हिसाब से बैठ के रटते नहीं, जितना मैंने उनके टीचर्स के मुंह से सुना है, मुझे रियलिटी नहीं पता, लेकिन हमें रटना पड़ेगा, ठीक है, हम रटेंगे। एक बार पीवाईक्यू बुक से ना वोकैबलरी रट लो, कुछ एक वोकैबलरी रट लो, एक बार दो बार रट लो। अब जिन्होंने क्या होता है ना, बहुत बार बुक्स कंप्लीट कर रखी थी मैंने भी, लेकिन फिर भी मेरे वोकैबलरी मार्क्स नहीं आते थे, अब मैं बहुत परेशान थी। फिर धीरे धीरे मैंने ना क्विज लगाना स्टार्ट किया, एंड यहाँ से जो इंप्रूवमेंट देखने को मिली ना मुझे वोकैबलरी में, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ से मेरी ना गेसिंग पावर यानी तुक्का लगाने वाली पावर इंक्रीज हुई। अब फिर सब कहेंगे मैं तुक्का को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं गेसिंग वर्क को प्रमोट कर रही हूँ, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन को, यानी कि एग्जाम में बैठ के अगर आपको क्वेश्चन दे रखा तो 4 ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन करो और वो ऑप्शन के 99.9% हो जाए कि वो ठीक हो जाए। वो चीज़ आपको कब पता चले कि घर में प्रैक्टिस करने से। तो आपको क्विज देना है, जब आपने बहुत बार बुक कर ली है, बुक रट लिया, आपके मार्क्स नहीं आ रहे वोकैबलरी में, क्विज देना स्टार्ट करो। बहुत जगह क्विज अवेलेबल है, इस बुक में भी आपको दिख जाएंगे, तो आप इसके साथ जा सकते हो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नेक्स्ट आते हैं हम रीडिंग पोर्शन में। इसमें क्लोज टेस्ट होता है, PQRS, यहाँ पे मैंने रीडिंग लिख दिया, यहाँ पे मुझे पैसेज लिखना था, पैसेज, ठीक है। अब रीडिंग इंप्रूव करने के आपको 2 तरीके हैं, तो आप डेली रीडिंग कर लो। न्यूज़पेपर तो मैं बिल्कुल सजेस्ट ही नहीं करती, बहुत लोगों को पसंद भी होता है, आप कर भी सकते हो। मैं तो कहती हूँ इंग्लिश माध्यम ऐप है, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले मैं यही किया करती थी, अब मैंने दूसरी चीज़ करी। अब मैंने क्या किया, इस साल क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज करना स्टार्ट किया। मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। इससे क्या होता है, आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में रीडिंग करनी है बैठ के केवल, या फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो आप ये 3 डेली का लगा लो। मेरा डेली का फिक्स था। स्टार्टिंग मैंने कैसे करती हूँ बता देती हूँ। एक मैं वैसे देखो अभी 5 करती हूँ पर डे, एक दिन में 5 PQRS करती हूँ, ठीक है। लेकिन शुरुआत सबकी 0 से ही होती है। मेरी शुरुआत पता है कैसे हुई थी, एक दिन में मात्र 2, क्योंकि मुझे यही पैसेज करने में टाइम लग जाता था, PQRS इनके चीज़ें समझने में, तो ये करने में मुझे टाइम लग जाता था। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसके सोल्यूशन में जो पॉइंट्स लिखे ना कि इसका इस पॉइंट को हमने पहले इसलिए लिया, हमने PQ, मान लो इसका आंसर है BCDA, तो वो बताते हैं कि उन्होंने B के बाद C को क्यों लिया, या फिर A को लास्ट ही क्यों रखा, B को लास्ट ही। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। एक नोट्स कॉपी बना के रख लो अलग से। मैं नहीं बनाती हूँ नोट्स, मैं तो दिमाग में रखती हूँ चीज़ों को ज़्यादातर, या फिर हाईलाइट कर लेती हूँ, ठीक है। डेली का क्लोज टेस्ट 1 या फिर पैसेज 1, दोनों में से मैं एक ही करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। टाइम है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, और ये सब कुछ आपको मात्र एक बुक में मिल जाएगी। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कर सकते हो वहाँ से। ये कंप्लीट होती है हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से। आई होप 2026 के आपके इंग्लिश में अब कोई भी इशू नहीं रहेगा, ये लेकिन करना पड़ेगा आपको। आपका सिलेबस मतलब क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं सिलेबस हमेशा रीजनिंग के लिए ना वीडियो लेक्चर से ही बोलती हूँ, चाहे यूट्यूब से कर लो, कहीं से भी कर लो, सिलेबस कंप्लीट करो। इसकी कॉन्सेप्ट कॉपी बनानी होती है। मेरी तो मतलब मुश्किल से मुश्किल जितना मुझे याद है शायद 4 से 5 पेज की बनी है, ज़्यादा बनी भी नहीं है, क्योंकि लिखना क्या है, कैलेंडर का लिख दिया मैंने एक, और थोड़ा सा उसका लिख दिया, क्या नाम है, काउंटिंग फिगर के लिख दिए छोटे मोटे नोट्स। सबका तो नोट्स लिखने की इसमें ज़रूरत ही नहीं होती, इसमें सब कुछ दिमाग का खेल है। इसका सेक्शनल तो मैं मना ही करती हूँ, रीजनिंग का कभी सेक्शनल नहीं देना चाहिए। आई थिंक मेंस में आप दे दो, लेकिन प्री में कोई ज़रूरत नहीं है। आप फुल मॉक दो, वहाँ से आप अगेन मैथ जैसे ही टॉपिक निकालो, चैप्टर वाइज निकालो, या आपको किस में प्रॉब्लम हो रही है। मेरी तरफ से पूछोगे तो देखो आपके क्या करें, टॉपिक और चैप्टर वाइज पहले निकाल लेना, फिर आप कोई भी आपके पास बुक अवेलेबल प्रैक्टिस कर लो। नहीं है तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये वाली बुक देख सकते हो। पर्टिकुलरली कौन कौन से चैप्टर अगर मेरी तरफ से आप पूछोगे बुक में से पढ़ने चाहिए, वो होते हैं आपके नंबर सीरीज, एनालॉगी, डायरेक्शन टेस्ट, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपको पहले लेक्चर से करना है, क्योंकि आप बुक से खुद करने जाओगे तो खुद तो आप अपने तरीके से करोगे ना, शॉर्ट मेथड तो फिर आप सीखे ही नहीं, आपको शॉर्ट मेथड सीखना है। तो ये चीज़ें पहले आप लेक्चर से कंप्लीट करोगे, फिर बुक से प्रैक्टिस करना भी मस्ट है। आपको बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उतने ज़्यादा मार्क्स, उतना कम टाइम में आप चीज़ अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका तरीका है। बाकी
बुक के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड क्यों, तो कि ये पहले बात तो एक ही बुक में आपका सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ जो न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है वो सब कुछ इसमें कंप्लीट है आपका। आपके जो सोल्यूशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं और इसमें ट्रिक दे रखी है, यानी शॉर्ट टाइम में आप कैसे रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट टाइम का खेला। रीजनिंग तो हर कोई कर ले रहा है, रीजनिंग में 25 में से 25 करना इज नॉट अ बिग डील। कुछ एक चैप्टर जैसे नंबर सीरीज, एनालॉजी वगैरह का कोडिंग डिकोडिंग को अगर छोड़ दिया जाए, वो भी जिसने अगर अच्छे का तरह से, मतलब जिसने एटलीस्ट मैं कह रही हूँ, एक सेकेंड ना, एटलीस्ट जिसने 500 क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रैक्टिस कर रखी है, उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है, वो कितना भी टफ दे दो वो कर लेगा। लेकिन ये अच्छे से कर रखी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के आपने नोट्स बना रखे हैं, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स है। मैंने बनाए नहीं है क्योंकि मैंने 500 प्रैक्टिस करे नहीं है, लेकिन मुझे पता है जो कर लेगा ना वो कभी इसको पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। लेकिन मैंने करे नहीं, आलस आता है ना, आपको भी आता है, लेकिन करो इस चीज को, मैं भी करूंगी ताकि इसमें आज के बाद दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी। दीज आर 3 चैप्टर जिसमें पर्टिकुलरली वी हैव टू स्टडी द थिंग्स, वी हैव टू रिवाइज द थिंग। जिस तक इस चीज पे हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, पकड़ नहीं होगी, वी कांट गो फॉर इट ना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से 25 में से 25 कोई भी कर सकता है, मैंने जैसा बताया, लेकिन टाइम का खेल है। जिसने टाइम मैनेज करके कर लिया 25 में से 25, क्योंकि बाकी चीज़ों को भी टाइम देना है ना, सोचना भी पड़ता है, सोचने के लिए हम टाइम बचा लेंगे तभी चीज़ें हो पाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप बुक से आराम से प्रैक्टिस करो, जो चैप्टर मैंने बता दिया, एंड गो फॉर इट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं जीके की तरफ, जो कि हमारा आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में हम लोगों के लिए, लेकिन ईजिली बताऊंगी कि अभी जो न्यू पैटर्न है उसमें हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे हमेशा कहते हैं कि मैडम का लक काम किया था, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ PYQ 4 किया, जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, परमार सर का PYQ 4 है, ये करके मैडम के मार्क्स आ गए। तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हो सकता है मेरा लक काम किया, मैंने हमेशा बोला हो सकता है मेरा लक काम किया, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े, वो नहीं आता तो मेरे मार्क्स नहीं आते, बट मेरे मार्क्स आए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था मैंने PYQ 4 किए। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा मैंने चैप्टर वाइज भी पढ़ी है चीज़ों को, मेरे पास आज भी इनके नोट्स अवेलेबल है, और ये नोट्स रिवाइज करने मेरे को 30 मिनट लगते हैं, पर चैप्टर के रिवाइज करने में 30 मिनट लगते हैं। मैंने इतने शॉर्ट और हाईलाइटेड नोट्स बना रखे, ठीक है। लेकिन हाँ, PYQ 4 एक मेरे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, मैं इसको रिवीजन करती हूँ, मेरे एक बार सेटिस्फैक्शन हो जाती है, तो ये इसलिए मैं करती हूँ। बट आज की डेट में जिनको भी जीके पे स्कोर करना है, आपको थ्योरी सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये सब आपके होने चाहिए। तो पहले जो भी अभी स्टार्टिंग फेज में वो ये सब करें। अभी के लिए स्टैटिक जीके, करंट अफेयर को थोड़ा सा साइड लाइन रखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट मोमेंट पे नहीं करना, मतलब कम से कम 1.5 महीने पहले आप इसको स्टार्ट करना, जब आपके पेपर की डेट वगैरह हो जाएगी तब, या फिर जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तब, ताकि आपको अंदाजा है आपको करंट अफेयर कहाँ तक का करना है। और स्टैटिक इंसान भूल जाता है, इसलिए मना कर रही हूँ। अभी ये चैप्टर वाइज आपके कंप्लीट होने चाहिए, आपके पास नोट्स बने होने चाहिए, क्लियरली हाईलाइटेड, ताकि लास्ट मोमेंट रिवीजन आपको करने में मात्र आधे दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, पर्टिकुलर एक चैप्टर। लेकिन फिर भी आपके पास चीज़ें नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको बुक लेनी है। बुक के लिए आप एक अग्रवाल एग्जाम कार्ड ले सकते हैं। हर कोई इन टीचर को जानता है, अभी ये टीचर सिलेक्शन वे पे पढ़ाने आए हैं, इनका 1599 का कोर्स खरीद रहे हो। अरे उन्होंने सारा कंटेंट आपको इस बुक में दे रखा है, इस बुक के साथ याद ना है। ये टीचर बहुत सही है, पता नहीं, मुझे नहीं पता इतना अंडररेटेड क्यों है। स्टार्टिंग में मैंने इनसे पढ़ा है, इन्हीं से मैंने चैप्टर वाइज चीज़ें भी कंप्लीट करी, इनके लेक्चर्स में देखा करती थी, बहुत इनको नॉलेज बहुत है। इनकी ज्योग्राफी जो है ना, जिस लेवल की मैं बता नहीं सकती, और ज्योग्राफी मेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत वाला काम था, मुझे रिवर समझ ही नहीं आते थे। इनसे पढ़ने के बाद मैं बहुत क्लियर हो गई हूँ, ठीक है। जिनको लेक्चर पसंद है वो लेक्चर कर सकते हैं, जिनको बुक से करना है, इनकी खुद की बुक लिखी हुई है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड में लिखी थी इन्होंने, तो आप यहाँ से कि इसका कंप्लीट थ्योरी कर सकते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपके नोट्स बने हुए हैं, हाईलाइटेड रखो, रीड करो, पढ़ो, और क्लियर नॉलेज होनी चाहिए आपको। लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए हाईलाइटेड होनी चाहिए आपके नोट्स इस बुक में, ठीक है। सब कुछ अच्छे से कंप्लीट है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। सपोज आपने आज जीके कोई क्वेश्चन आया, आपका इसमें कंफ्यूजन है, कोई मॉक में क्वेश्चन आया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, अपने चैप्टर वाइज इधर नोट्स आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके आपको इधर मिल जाएगी, तो उधर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वहां से चीजों को आराम से कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर मैं कहूँगी 1.5 महीने पहले, जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी तब करना, ताकि आपको पता रहे। उससे पहले के कम से कम उसके 6 से 8 महीने वाले आप करंट अफेयर कर लेना, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इस चीज़ की। अब देखो PYQ नहीं करना है, मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वो जीके मुझे नहीं लगता इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अगर आपने थ्योरी ही अच्छे से कर रखी है, इसको समझ रखा है, तो आपने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करे, क्योंकि वो आपके मॉक में हो जाते हैं, तो आपका तब भी काम चलेगा। लेकिन जिनके पास टाइम है, जिन्होंने ये सब कर रखा है, आपकी इनकी रिविजन कर लो इनको प्रॉपरली, और फिर PYQ लगाना स्टार्ट कर दो। PYQ एज इन क्वेश्चन कैरी, कुछ भी लगाओ, लेकिन क्वेश्चन लगाओ, चैप्टर वो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, ठीक है, आपको चलेगा। बट टाइम है तो उसके साथ जाओ,
क्यों? आपको ऑप्शन एलिमिनेशन की नॉलेज होती है, आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है। जब क्वेश्चन सही सही जाने लगते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट बहुत बूस्ट हो जाता है। आपको पता चलता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्चुअली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है एसएससी आपका, या फिर जो एडिक्यूटी पूछना स्टार्ट करिए, किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है, क्या तरीका है क्वेश्चन पूछने का, ये सब नॉलेज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद पता चलती है, जिससे आपको थोड़ा सा एग्जाम में भी ऑप्शन एलिमिनेशन करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको पता रहता है कि ये पर्टिकुलर जो एजेंसी है ना, इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है। ये आपको खुद से पता नहीं चलेगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से सेट होगा ना कि आप उधर एग्जाम में आराम से कर लोगे। आपको एक बार उनका पैटर्न पता रहता है ना, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प मिलती है। ये चीज सबकॉन्शियसली काम करेगा आपके दिमाग में, धीरे धीरे करना चाहिए चीजें, ठीक है। तो आई होप मैंने चीज़ें सारी आपको बता दी अच्छी तरीके से। आई डोंट थिंक कोई डाउट रह रहा है। जो भी रिपीटर्स है उनके लिए भी, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी सारी पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं यहाँ पे। तो आपको अच्छे से चीज़ों को समझना है। एक कॉपी लो, उसमें छोटे छोटे नोट्स बना के लिख लो एंड कर सकते हो। तभी आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट करके जाना कि येस आपको वीडियो अच्छी लगी, या कोई भी फीडबैक हो तो दे के जाना, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।